सबसे पहले तो नीरज भाई आपको वेलकम टू द लर्निंग टॉप। आपको हमसे बात करने का आपका शुक्रिया। और बहुत टाइम थैंक यू से भाई, थैंक यू भाई। इंडियन बॉक्सिंग फैंस, इंडियन एमएमए के फैंस जो हैं वो 2008 से पहले से, जब आप हाँ, इमर्जिंग बॉक्सर ऑफ द ईयर बने तो उसके पहले से आपका नाम चर्चा में है। तो काफी टाइम से आपको फॉलो भी कर रहे हैं और फैंस हाँ, आपको काफी पसंद भी करते हैं, काफी चर्चाएं भी होती हैं। तो आप थैंक अपनी यू भाई। जर्नी के बारे में बताइए, जर्नी कैसी रही है आपकी? बॉक्सिंग तो मेरा मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को बॉक्सिंग ही करनी है। फिजिकल फिट होना था मुझे। ओके। फिजिकल फिट होना था बिकॉज मैं क्लास में वो बच्चा था जिसको प्रेयर में सबसे आगे नहीं खड़े कर देते जब हम्म। प्रेयर होती है, क्लास में सबसे छोटा कौन है, तो पहला या दूसरा नंबर मेरा ही होता था। और मुझे ये था कि मैं क्लास में सबसे पीछे कब खड़ा हूंगा, तो मेरे को तगड़ा होना है। तो मैं ओके। तगड़ा होना, फिजिकल फिट में होना, ये सब तगड़ा होना यही था दिमाग में ना। फिजिकल फिटनेस हम्म। ये सब चीजें तो बाद में पता चली। तो फिर मैंने ओके। एथलेटिक्स शुरू कर दिया। एथलेटिक्स में मैं लॉन्ग रनिंग में काफी अच्छा भी था। फिर मैंने लगा यार हाइट तो बढ़ नहीं रही। फिर बास्केटबॉल खेलनी शुरू कर दी। फिर वहीं पे बॉक्सिंग करते थे। फिर देखा कि यार ये तो मुक्के भी मार लेते हैं, कल को क्लास में लड़ाई होगी तो मैं मार भी लूंगा किसी को। फिर बॉक्सिंग शुरू कर दी भाई। तो बॉक्सिंग शुरू करने के बाद 1 साल के अंदर मैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 2006 में जी। मैं वहां पे सिलेक्ट हो गया, पुणे जी। में। बस उसके बाद फिर वही चलता रहा, बॉक्सिंग ही चलती रही। तो उसके बाद आप मिक्स फाइटिंग में कैसे आए? और ये मतलब जो एमएमए कह लीजिए या जो हाँ, नॉन कन्वेंशनल फाइट्स जो होती हैं, जो एमेचर हाँ, नहीं तो प्रोफेशनल होती हैं, हाँ। उसमें कैसे आए? भाई अमेचर बॉक्सिंग मैंने 2006 से लेके 8 में नेशनल चैंपियन हुआ है ना। इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी जैसे जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह, कॉमनवेल्थ जी। यूथ गेम्स वगैरह, आर्मी ज्वाइन कर ली, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स वगैरह। ये सब खेलने के बाद ये सब खेलने के बाद फिर 2012 का लंदन ओलंपिक हुआ था, है ना। लंदन ओलंपिक में से पहले मैं एक दो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गया, और जैसे इंडिविजुअल स्कोर में हार गया वहां पे, या एक स्कोर से हार गया। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2011 में हुई थी, वहां पे शायद एक स्कोर से हार गया था मैं। तो 12 के ओलंपिक क्वालिफाई मुझे नहीं मिला। तो मेरे को ये हो गया यार अभी प्रो अमेचर बॉक्सिंग में कुछ होगा नहीं। 16 में जाके ओलंपिक आएगा, 14 हम्म। में कॉमनवेल्थ एशियन गेम आएंगी, पता नहीं कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। तो यही टाइम है खेलने का, है ना। तो कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मेरे को ये था कि कहीं ऐसी जगह खेलूं जहां पे मैं अपने देश का नाम कर सकूं। तो तब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भाई भारत का कोई भी नहीं था। जी। 2013 में मैंने 2013 या 14 में पहली फाइट खेली थी चाइना में। चाइना के बॉक्सर के साथ खेली थी। आज वो बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन है, कैनजू जू कैन उसका नाम है। हम्म। WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का वो वर्ल्ड चैंपियन है। उसको मैंने चाइना में ही हराया था। 6 राउंड की फाइट है, उसी के ऑडियंस थे। फिर मेरे को ये हो गया भाई, पहली या दूसरी फाइट थी, मेरे को ये हो गया कि भाई अब तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग ही करूंगा। यहाँ पे कितने लोग हैं, अमेचर बॉक्सिंग में इतने लोग नहीं आते ना, प्रोफेशनल में ज्यादा लोग आते हैं जी। देखने के लिए। लोग मेरे से मिल रहे हैं, चाइना वालों को हिंदी, सब चाइनीज सेट थे। हम्म। इंग्लिश किसी को बोलने नहीं आती, अच्छा कोई बोल भी लेता तो अंग्रेजी अपनी भी टाइट थी भाई, है ना। इंग्लिश वीक, हिंदी ठीक, वो वाला काम था अपना भी अब थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। तो ये वाला जी। काम था, तो मेरे को मजा आने लग गया। फिर मैंने 2012 में, हाँ ओलंपिक जैसे ओलंपिक का कुछ नहीं था, तो 2012 के टीम ओलंपिक के लिए चली गई। तब मैंने हम्म। MMA की फाइटें खेली। जब हम्म। इंडिया में SFL को इंट्रोड्यूस करवाया था राजकुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, जी। संजय दत्त जी। इन जी। लोगों ने, जी। तो मैं उस जी। रियलिटी शो के अंदर घुस गया। तो हम्म। उसमें मुक्के लात यही तो मारने हैं। तो उसमें काफी हम्म। मजा आया। तो फिर उसके बाद मैं वहां पे हार गया था रियलिटी शो में फाइट। फिर एक हम्म। फाइट जीता। फिर उसके बाद ये सोच लिया भाई सिर्फ बॉक्सिंग ही करूंगा, क्योंकि इसमें लात घुसे ज्यादा लगते हैं, तो अपना बॉक्सिंग हम्म। ठीक रहेगी। ठीक है, ये तो हुई आपकी जर्नी की बात। आप कैसे बॉक्सिंग में आए इसकी बात, मतलब हम्म। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कैसे हैं। अब चलते हैं, क्या? जो बड़ा मुकाबला आपके आने वाला है 2 जुलाई को, ये मैच थाईलैंड में खेला जाना है। राचाटा से है आपका ये मुकाबला, हाँ, और हाँ भाई, फिर हाँ। हाँ, इसके वो लिए आप कैसे थाईलैंड का बॉक्सर तैयारी है। कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। भाई इसकी फाइटिंग, वैसे तो मैं कंटिन्यू फिटनेस में ही रहता हूँ, मैं बताऊँ जी। आपके जरिए सबको। कंटिन्यू में फिटनेस में रहता हूँ। अगर मैं गांव में भी रहूंगा तो मेरे को हम्म। नदी में जाके स्विमिंग करनी होगी। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो एक दिन, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मैं हम्म। स्विमिंग जरूर करके आऊंगा, है ना, थोड़ा फिटनेस के लिए। 2-4 जी। किलोमीटर पीछे से कूद जाऊंगा, नदी में आगे जाके निकलाऊंगा, या रनिंग कर लूंगा। रेगुलर फिटनेस रहती है। अदरवाइज जब भी कोई बड़ी फाइट होती है उसके लिए मैं ओवरसीज चला जाता हूँ। हम्म। 6 हफ्ते या 8 हफ्ते की वो ट्रेनिंग करता हूँ। उसमें पूरी प्योर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है। और फिर जो मेरा अपोनेंट होता है वो कैसा खेलते हैं, सब तैयारियां उसके हिसाब से ही चलती हैं। तो मतलब मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि रचाटा के अगेंस्ट, रचाटा का रिकॉर्ड बहुत हाँ, अच्छा रहा है, हाँ, 11 मैचेस हाँ, में उसका से सात बिल्कुल बिल्कुल। सात शायद हाँ, नॉकआउट रहे हैं, एक ही बार हारा हाँ, है उन्होंने। तो हाँ,
उनके उनके मैचेस देख के आपने उनकी जो स्ट्रेंथ्स है उसके खिलाफ आपने क्या प्लानिंग की है? आप अपने आप उनकी वीकनेसेस पे क्या काम कर रहे हो? देखो, जो ये है थाईलैंड वाला बॉक्सर है जो, इसका जी। इसकी एज मेरे से कम है ना, जी। यंग भी है। तो ये अग्रेसिव ज्यादा रहेगा, जी। अग्रेसिव ज्यादा रहेगा। तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल हम्म। बॉक्सिंग में। इससे इसने 11 खेली हैं, तो भाई 21 फाइट मेरी हो गई है, तो इससे कम हम्म। लगभग दुगना दुगना बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। एक्सपीरियंस है। तो मैं उस एक्सपीरियंस के साथ खेलूंगा, एक दो राउंड उसको देख के, तीसरे चौथे राउंड से फिर अच्छा चल के। वैसे मैं हम्म। अब मतलब वैसे भी ऐसे ही खेलता हूँ, तो जैसे मैं हम्म। खेलता हूँ तो उसी हिसाब से इसके साथ खेलूंगा। आपका फेवरेट नॉकआउट क्या है? भाई, जब मैं अमेचर बॉक्सिंग करता था, मेरे को हम्म। लगता नहीं था मैं किसी को नॉकआउट कर पाऊंगा। लेकिन आज तक मैंने जितने ही नॉकआउट किए हैं वो अपर कट से हुए हैं, राइट अपर कट से। हम्म। और हम्म। आर्मी में आर्मी ट्रायल चल रहे थे, 2010 या 11 की बात है। मुझे नहीं लगता था मैं नॉकआउट कर दिया होगा। जीवन हम्म। था, नेशनल चैंपियन रहा है, मेरा दोस्त भी है, मणिपुर से है जीवन। वो आरटी सेंटर हैदराबाद आर्मी से था। तो उसके और मेरे ट्रायल चल रहे थे, ट्रायल चलते चलते पता नहीं भाई वो ऊपर आ रहा था, बॉक्सिंग खेलना ना, वो ऊपर आ रहा था। ऊपर आते आते वैसे ही मैंने अपर कट खोल दिया, है ना। अच्छा। खोलते ही मुझे ऐसा लगा ना जैसे पेट के अंदर घुस गया है, अपर कट अंदर गया है, और भाई वो नॉकआउट हो गया। अब मेरे को लगा कि कहीं नीचे तो नहीं लग गया होगा, पंच लो हम्म। बिलो तो नहीं लग गया होगा। हम्म। वीडियोस भी देखी, रेफरी ने भी कुछ नहीं बोला, और वो सच में अपर पेट अंदर लगा था, पेट के अंदर अंदर लगा था, है ना। और उसके बाद वो उसको उठा कर लेके गए ना हॉस्पिटल हम्म। वाले, हम वहां पे मिलिट्री हॉस्पिटल वाले, वो उठा के हम्म। लेकर गए। वो शाम को वहां से वापस आया, तो मेरे को लगा यार मैं भी नॉकआउट कर सकता हूँ क्या। उसके बाद जितनी प्रोफेशनल भी अगर कोई नॉकआउट हुआ तो सब अपर कट से ही हुई आप है। वापस करते हैं। जी। हाँ। तो वही आपका फेवरेट मूव है? हाँ भाई। तो नीरज भाई, अब बॉक्सिंग से इतर चलते हैं, थोड़ा लाइफ के बारे में बात करते हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, काफी टाइम पहले से स्टार्ट हुआ। उसमें जब बच्चे जो फंसे हुए थे उनको आपने इंडिया वापस लाने में काफी मदद की। तो आप हमें ये बताइए कि आपने ये शुरुआत कैसे की और आपने क्या क्या किया और बच्चों से क्या बात हुई आपकी? भाई, जब ये शुरू हुआ था यूक्रेन वाला वॉर, तो मेरे को ना किसी ने कांटेक्ट किया था अपनी सिटी से ही, कि उसके बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, कोई जानकार है वहां पे। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, यार जानकार तो बहुत हैं, पूरे वर्ल्ड में जानकार हैं बॉक्सिंग की वजह से। तो क्यों हम्म। ना जो वहां के कॉन्टेक्ट हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाए, उनसे बात करी जाए। तो फिर वहां के जितने प्रमोटर, मैच मेकर, कोचिज, बॉक्सर जो भी थे, सबका एक ग्रुप बनाया। और कौन कौन किस किस सिटी से ऐसे ऐसे पूछ लिया गया, और उनको बता दिया गया कि मेरे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने में। तो उन्होंने बहुत हेल्प की। किसी ने ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प की, जहाँ पे ट्रेन बंद हो गई थी, खारकीव में भी ट्रेन लास्ट लास्ट में बंद हो गई थी, बट जी। काफी स्टूडेंट्स वहां से निकल गए थे, है ना। तो अपना कीव में गाड़ियां बंद हो गई थी, वहां से एक बंदा खुद कोच, एक ड्राइवर बन के गया, उस कोच ने वहां से निकाला बच्चे को। तो और ये सब को वहां पे लेके आ रहे थे, लवीव थी एक जगह जहाँ पे शेल्टर बनवा दिया था इसी ग्रुप ने। इसी ग्रुप का वहां पे कोई लेक्चरर दोस्त है एक यूनिवर्सिटी में, इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि हमारा दोस्त है नीरज ऐसे ऐसे करके इंडिया से। तो इसने 300 350 बच्चों के लिए शेल्टर बना दिया था। और जब ये शेल्टर बनने के बाद, सबसे बात होने के बाद, ग्रुप बनने के बाद, मैंने ट्वीट कर दिया था कि किसी को भी हेल्प चाहिए रहने की, खाने की, आने जाने की, मेरे से कांटेक्ट करो। तो बच्चों के कांटेक्ट मेरे से होने लगे थे, नंबर वहां पे डाल दिया था, इनबॉक्स कर दो मुझे, तो सबसे बातें होने लग गई थी। तो फिर बच्चे खारकीव से निकल के जाने लगे, कीव से निकल के जाने पड़े। तो सबका रहना खाना इस शेल्टर में हो गया था। और फिर शेल्टर के बाद वो उनको आगे बॉर्डर तक कैसे जाना है उसके लिए भी अरेंजमेंट करवा दी थी। फिर जो फर्स्ट बारी में बच्चे पहुंच गए थे, वो लोग भी फिर मेरी टीम में ज्वाइन हो गए। जो जो निकलते थे वो रास्ते मुझे बताते जाते थे, क्योंकि वो सब बहुत फंसे हुए थे, तो लोग मेरे से कांटेक्ट करते थे, तो मैं उनको रास्ते बताते थे। कई के पेरेंट्स ने, मुझे आज भी याद है, रात को 2:30-3 बजे हुए थे भाई, बुलंदशहर से किसी के पेरेंट्स का मुझे फोन आया कि मेरे बच्चे के फोन में पैसे खत्म हो गए हैं, और हमारी कल बात हुई थी, अभी बात नहीं हो पा रही, उनका रिचार्ज करवा दो। तो फिर जो लड़के यहाँ पे आ गए थे, वो लोग मेरी टीम में कैसे काम कर रहे थे, वो लोग उनका रिचार्ज करवा देते थे। तो अच्छा। मतलब टीम बड़ी होती चली गई, है ना। तो शुरू बस थोड़ी सी चिंगारी लगाई थी, वो आग फिर फैलती चली गई। और काफी लोगों की हेल्प की, लगभग मेरे से जो कांटेक्ट हुआ, 300 से 350 बच्चों का कांटेक्ट हुआ। कुछ ने वहां से निकलने के बाद वीडियो भी भेजी। और भाई वो दिन था, वैसे दिन में मेरा 2 दिन में एक बार ही फोन चार्ज होता है, और जब एक दिन में 2 बार ही फोन चार्ज होता था, और 24 के 24 घंटे में सोता था, लेटा रहता था, फोन बज जाता था मैं फिर। लेकिन मजा आया, उस काम में बहुत मजा आया, क्योंकि इंसानियत का काम था। और जो लोग देख रहे होंगे उन सबको बताना चाहूंगा, उनमें से, उन बच्चों में से आज तक मेरे को किसी की जाति का नहीं पता है, किसी के धर्म का नहीं पता है, किसी के घर का नहीं पता है,
अगर उनके पेरेंट्स ने भी कांटेक्ट किया तो किसी का कुछ भी नहीं पता है। ये टोटली इंसानियत का काम था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। मुझे कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो इन बच्चों में से किसी ने आपको बताया हो, जो सबसे ज्यादा आपको हर्ट किया हो या सबसे ज्यादा छुआ हो उस वॉर के सिचुएशन के बारे में कुछ। जब बच्चे वहां से निकल रहे थे ना, हर्ट तो, हम्म, जब बेचारे फंस जाते हैं ना बाहर, तो हर्ट की तो सारी चीजें थी, और वो उनके ऊपर बीत रही थी। हम तो यहाँ पे बैठे हुए, मैं भी एसी में बैठा रहता था भाई, मेरे को भी नहीं पता होता था। लेकिन जब इन्होंने बताया, स्टेशन पे थे, एक ने मुझे बताया भाई बम गिर गया, अभी कह रहा है 100 मीटर पीछे बम गिर गया है, अब शायद हमारी ट्रेन नहीं चलेगी। भाई मेरे पास वीडियो होंगी, पता नहीं डिलीट कर दी होगी मैंने। ट्रेन में जैसे अपने इंडिया में पैसेंजर ट्रेन के अंदर होता है ना, हम्म, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हम्म, होते हैं, ऐसे लोग वहां से घुस घुस के खारकीव से निकले थे। तो इंसिडेंट ऐसा था कि उन बच्चों को ना तो ट्रेन में जगह थी, और उनको ये था कि हम्म। अगर हम यहाँ पे रुक गए, पता नहीं अभी 100 मीटर पीछे बम गिरा है, तो पता नहीं कब उनके ऊपर गिर जाएगा। हाँ, तो ये तो बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग भी, अफेक्टिंग अफेक्ट भी करता है वैसे। बहुत अच्छा काम किया आपने, जो जैसा आपने कहा इंसानियत के लिए बहुत जरूरी था, जितनी मदद हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिल्कुल 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 भाई। एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, श्रीकांत शेखर आपके दोस्त हैं, वो आपसे बात हुई होगी आई एम श्योर। अब्दुल बदख्शी ने उन पर अटैक किया, तो यस यस इसके यस। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा, आपने उस बंदे का नाम बताया ना, तो मैं इस जी। वीडियो में अगर दिखेगा, हम्म, ये कैसे दिखेगा, एक मिनट में थोड़ी सी इसकी ये कम करता हूँ। वेट वेट वेट, ये दिख रहा है किसी को? जी जी जी, पासपोर्ट इसमें उनका। नाम आप पढ़ पा रहे होगे, अब्दुल कुछ है, जी 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 अफगानिस्तान का पासपोर्ट है। ओके, जी। और एक ये पासपोर्ट है देखो, इंडिया का। जी, इंडिया वो का इंडिया पासपोर्ट का। है, नाम देखो इसमें, नाम देखो। जी, अब्दुल नाम दिख रहा है जी, अब्दुल और कुछ है, उसके आगे नहीं पढ़ने में आ रहा, अजीज नाम अब्दुल, लिखा है। सरनेम में इन्होंने सेठी डाला है, अच्छा, सेठी। SCTHI, सेठी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बंदे की सेम है, फोटो सेम है। ओके। हम्म, तो जब श्रीकांत का ये काम हुआ, मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा ऐसे ही कुछ होगा। मैंने वैसे ही बात कर ली, परवीन डबास भाई हैं जो MMA शो इंडिया हम्म, चलाते हैं, मेरी उनसे बात हुई। पवन गोयल थे मेरा कजन ब्रदर, मेरी उससे बात हुई, बोले कि इसकी FIR भी नहीं हुई। मैंने, हुई अब हाँ, तक, कल की बात है, कल रात को 2 बजे इसकी हम्म, FIR हुई है। तो मैंने पूछा भाई क्यों, अब तक क्यों नहीं हुई है? तो क्योंकि इसका कोई यार दोस्त वहां पे था ही नहीं ना, MFN जो वाले हैं, जो सिर्फ हम्म, इसको तसल्ली दिया है, उन लोगों ने इसकी FIR नहीं करवाई। अगर किसी फाइटर फाइटर तुम्हारे साथ खेल रहा है और उसके दोस्त कजन रिलेटिव्स हम्म, नहीं आए हैं, तो वो तो उनका MFN वालों का है सब कुछ डेटा, तो exactly, उन लोगों ने इसकी FIR के लिए भी नहीं कुछ किया। जब ये हॉस्पिटल से आ गया, आने के बाद टूटे हम्म, हुए जबड़े के साथ ये FIR करवाने के लिए रात छोड़ हॉस्पिटल में दिया। बैठा हुआ था। इंडिया में सुबह के 2 बज गए थे, उस टाइम हम्म, इसकी FIR हुई है। मैंने भी अपने कॉन्टेक्ट यूज किए, सब जगह से बात की, तो इसकी FIR हुई। और ये जो बंदा है, इसने इसको तो मारा ही मारा है, 15-20 अफगानियों ने इसको मारा है। ये देश के हम्म, लिए बहुत गलत चीज है। कोई अफगानिस्तान का, कोई तालिबान का हम्म, इंसान हमारे यहाँ पे रह रहा है हमारे पासपोर्ट के साथ, और उसके पास अफगानिस्तान का भी पासपोर्ट है, दो पासपोर्ट विद टू डिफरेंट नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम फोटो, कैसे? भाई वो तो बिल्कुल। आतंकवादी से भी खतरनाक है हमारे देश के लिए। और जो MFN वाले इसको खिला रहे हैं, जो हम्म, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मेरे को 1 घंटे के अंदर, अब मेरी हम्म, आपसे बात हुई है, हम्म, आपको पता चल गया इसके पास 2 पासपोर्ट, आपको शायद कल रात पता चला होगा ये, है ना? तो जब मैं बता सकता हूँ कि 1 घंटे में बात होने के बाद कि इस बंदे के पास 2 पासपोर्ट है, क्या MFN को आज तक नहीं पता चला? और आप लोगों को बिल्कुल। पता भी होगा ये कृष्णा सरोफ का बॉयफ्रेंड भी है, क्या उन लोगों को नहीं पता? तो ऐसे लोगों को हम अपने देश में कैसे घुसा सकते हैं भाई? ये तो क्राइम से भी बड़ी चीज है, मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है क्राइम वगैरह की, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने इंडियन फाइटर को मार के जा रहे हैं, MFN वाले कुछ हेल्प, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी हम्म। होगी, उसके लिए बहुत जरूरी है। और आप लोगों की मदद से ये काम हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए ये सवाल मैंने आपसे कर लिया कि आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि इंडिया अभी भी डुअल पासपोर्ट सिस्टम अलाउ नहीं करता है। कई ऐसे देश हैं जो डुअल पासपोर्ट सिस्टम अलाउ करते हैं, आप दो देशों के पासपोर्ट भी रख सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज में डुअल पासपोर्ट अलाउड नहीं है। अ, ये जो उनके साथ, अब्दुल के साथ सिर्फ अब्दुल नहीं थे, हमने वो वीडियो देखा हम सब ने, 15-20 तो जने थे, हाँ। भीड़, जी वो भीड़, वो बच्चों के बच्चे या यंगस्टर्स जो हाँ, भीड़ गए थे। तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों में जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिंग के आसपास की जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए? जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरा यही कहने वाला था, जो ऑर्गेनाइजेशन इवेंट करवाती है, जी। जो भी जजेस रेफरी जैसे
जी। इसमें मेरे को नहीं, आईमा है शायद ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडिया में एमएमए की। तो उसको पहले ही जो प्रमोटर है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिदायत देनी चाहिए कि तुम्हारे इवेंट में अगर ऐसा काम होता है तो आज के बाद हम आपके इवेंट को सैंक्शन नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, आईमा को ये चेक करना चाहिए, ये जो फाइटर अंदर आए हैं या जो ऑर्गेनाइजर है उसको चेक करना चाहिए। जैसे आपने भी एक बात बोली कि ड्यूल पासपोर्ट नहीं रख सकते, जी। बट ड्यूल पासपोर्ट विद टू डिफरेंट नेम, एक ही आदमी, ये तो क्रिमिनल है भाई। ये तो कोई भी बिल्कुल। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री फॉल्स अलाउ नहीं आइडेंटिटी। करेगी। जी। हाँ, जी। तो ये तो कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं आपकी मदद से चाहूंगा कि उनके ये पास बहुत आधार ऊपर कार्ड भी तक। था। हाँ, आधार कार्ड, इंडियन आधार कार्ड भी, जी। वो भी सेट्टी, बिल्कुल अब्दुल सर। सेट्टी कुछ ऐसे नाम से। जी। तो उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो जो उसके अफगानिस्तान का उससे है। तो क्या आज तक इनको ये जो भी है मिक्स हम्म। मैट्रिक्स फाइट नाइट इन लोगों को नहीं पता लगा? तो ऐसे लोगों को आप कैसे अलाउ कर सकते हो अपने इवेंट में आने के लिए? तो ये गलती है सबसे पहले एमएफएन की, उसके बाद है हम्म। आईमा की, क्योंकि आईमा को भी प्रॉपर चेक करना चाहिए। लेकिन अब ये गलती होगी अपने देश की भी। हम ऐसे आदमी को, और किसने ये गलती करवाई? एमएफएन वालों ने, है ना? हम्म। तो इसके लिए एमएफएन पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। और इस बंदे को अगर अब तक इंडिया से नहीं भागा तो इसको तो जेल होगी। ये तो बिल्कुल क्राइम किया हुआ है इसने, तो छुपता फिर रहा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो हुआ श्रीकांत की पूरी कहानी, पूरा किस्सा जो भी उनके साथ हुआ है, उस पर ललन टॉपिक स्टोरी कर रहा है। जल्दी हम वो हाँ पब्लिश जी भाई। करेंगे, वो उस बारे में हम आपको मतलब सारे व्यूअर्स देख पाएंगे वो स्टोरी। वो सबसे। भाई वो जरूर जी। करो, और ये मेरा कट है उसी में डालो भाई। और मैं बिल्कुल चाहता बिल्कुल। हूँ आप इसको ट्विटर ज्यादा करो, मैं भी शेयर करूँ, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि कोई इंसान दो पासपोर्ट के साथ हमारे इंडिया में घूम रहा है और बहुत फेमस बन के। जी मेरे बिल्कुल। को परवीन हम्म। भाई ने, डबास भाई ने बताया कि वो अपने आप को लायन बोलता है। उसके हम्म। इंस्टाग्राम पे भी ऐसी ऐसी फोटो डालता है कृष्ण सरोफ के साथ। अरे भाई, सच में मैं थोड़ा सा देशभक्त किस्म का इंसान हूँ, आपसे इसीलिए सीधी बात कर रहा हूँ। और आप इसको काट देना, जो ये देशभक्ति वाली बिल्कुल। बात है, मैं इस करके एग्रेसिव हो रहा हूँ कि नहीं मतलब नहीं, लल्लन टॉप पे आप एक, खुल के बात हाँ कीजिए, कोई कुछ हाँ छुपाने हाँ, छुपाने की जरूरत मतलब नहीं है। एक एक ऐसे आदमी को तुम लोगों ने इतना ऊपर उठाया हुआ है जो क्रिमिनल है। क्या भाई आप मेरे से बात कर रहे हैं? क्या दो पासपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल नहीं। और दो अलग अलग नाम से हैं। और मैं बिल्कुल नीरज, भी नहीं। यहाँ पे नीरज गोयत हूँ, इंडिया जाके भी नीरज गोयत हूँ, कनाडा जाऊंगा वहां पे भी नीरज गोयत हूँ। जी मैं बना ही बिल्कुल। नहीं सकता दूसरे पासपोर्ट। तो ये सब के लिए हेल्प किसने की है? और अगर वहां पे मारने वाले 15-20 जने थे, तो अगर सबकी जानकारी हो तो क्या पता सबके पास दूसरे नाम से इंडियन पासपोर्ट हो। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो उसकी आप भी इसको उसकी जो भी भी एक आपको बातें लगे ना इसमें से, वो काट के जरूर डालना। ये स्टोरी जल्द से जल्द करो भाई। उसकी एक तहकीकात हम्म, होनी चाहिए। अब ये हाँ इस मसले पर तो बात होगी, अब बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं और इनफैक्ट सिनेमा की तरफ बढ़ते हैं। फरहान अख्तर, रामचरण दोनों को आपने ट्रेन किया। फरहान अख्तर को तूफान के लिए ट्रेन किया, रामचरण को आरआरआर के लिए ट्रेन किया। इस पर बताइए कि कैसा रहा वो। फरहान अख्तर के साथ जो थे वो ट्रेनिंग का सेशन, मैंने नहीं ट्रेनिंग कराई उसको, बट मैंने साथ में ट्रेनिंग की। क्योंकि जी। फिल्म के जो कोरियोग्राफर, जो जो उसकी मेरे और फाइट के, फरहान की भाई की और मेरी जो फाइट के सीन थे, वो हम्म। कोरियोग्राफर बताता था ऐसे करने हैं। तो हम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा हो गया था, ट्रेनिंग भी साथ में करते थे। हम्म। बहुत बारी वो इंसान कभी भी नहीं हिचकता था मेरे से कुछ पूछने के लिए। ऐसा नहीं था कि वो सुपरस्टार है कुछ ना पूछे। और इंसान बहुत ही डाउन टू अर्थ था, कुछ भी पूछने हम्म। से हिचकाता नहीं था। और बल्कि मतलब मेरे से बात करता था एज ए फ्रेंड। और आज भी हम इतने क्लोज हैं, मेरी फाइट के बारे में कभी भी ट्वीट करेगा, मैसेज में मैं बात करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा फरहान अख्तर के बारे में, जितना अच्छा वो एक्टर है उतना ही हम्म। अच्छा इंसान भी है। ओके। और रही बात रामचरण की, रामचरण को मेरी टीम ने ट्रेनिंग करवाई है, मेरी कंपनी के पास ही उसका आया था। तो पाँच हम्म। छह महीने लगातार मेल जोल रहा है। ट्रेनर जी। उसको ट्रेनिंग कराता था और बहुत बारी मैं रामचरण के पास जाता था। मतलब यहाँ से चला जाता था हैदराबाद 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो रामचरण इतना अच्छा था, मतलब सुबह ट्रेनिंग की बोलता था, शाम को भाई आज खाना मैं भेजूंगा, होटल में नहीं खाना है। तो मुझे फोन करके पूछता था, भाई आज घर पे इतना अच्छा खाना बना है, क्या तेरे लिए मैं होटल भेज दूं? तो हम्म। मतलब घर से खाना भेजता था भाई। तो ये मतलब ये लोग सुपरस्टार भी हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत अच्छे लगे। यही चीजें होती हैं, और दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं लेके जाएगा बिल्कुल भाई। यही चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है। अ, एक छोटा सा क्वेश्चन इन दोनों पे। जब ये दोनों अपने पीक पर थे, फिटनेस के पीक पर, इन दोनों मूवी हम्म। के लिए आपके हिसाब से बेटर बॉडी किसकी थी? नहीं, फरहान अख्तर ने अलग तरह की, उस फरहान अख्तर ने भी दो शेप दी है बॉडी में, आपने देखा होगा। हम्म। और फरहान अख्तर जबरदस्त है फिटनेस के लिए, पागल।
ये मैं एक बता दूं। गुरखा के लिए था तो वो लीन था, बॉक्सिंग के लिए हाँ, तो थोड़े अभी बल्क उसने थी। बल्किंग बॉडी की है, तो जबरदस्त है। जो उसका समीर जोरा है, जो फरहान हम्म, अख्तर का वो अपना हम्म, ट्रेनर है, वो हम्म, बोलता है भाई ये आदमी पागल है, फिटनेस के लिए कुछ भी करेगा। सेम हम्म, अगर हम अब आए हम रामचरण के साथ, तो रामचरण ने एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं मारी। फिटनेस ट्रेनर अलग था, बॉक्सिंग वाला अलग था। और आपने देखा होगा जब रामचरण ने जो सेगमेंट किया है बॉक्सिंग का, पंचिंग बैग मारता है, तो उसमें ऐसा लगेगा इससे एक बॉक्सर पंचिंग बैग मार रहा है। राइट तो राइट। उसका फोकस पंचिंग बैग पे था और स्पीड बॉल पे था जो उसने की है। तो वो दोनों चीजें बिल्कुल जबरदस्त की हैं। अब फरहान अख्तर की बात करें तो उसने पूरी हम्म, बॉक्सिंग सीखी है। रामचरण ने सिर्फ जितना सीन करना था उसके लिए प्रॉपर चीजें सीखी है। हम्म। अ, आप अब सोशल वर्क की तरफ आते हैं। आपने देशभक्ति की बात की, आपने कहा इंसानों के लिए, आप बहुत सारा काम आम आदमी पार्टी के लिए करते हैं। जब आपके ट्विटर हैंडल पर जाके देखते ही पता चलता है कि आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी ही क्यों? मतलब वो ऑब्वियसली वो भाई, आपकी चॉइस है, बट आपको हाँ, क्या पसंद आया? जैसे मैंने जब बात बताते हुए, जब आपको ना शुरू में एक बात यूक्रेन वाली बात छिड़ रही थी, जी तो उस टाइम पे जी। एक बात बोली थी कि जो बच्चे आए, मैंने किसी का भी जाति और धर्म हम्म। या कौन से गांव से शहर से हैं, सेम यही चीज मेरे को आम आदमी पार्टी की अच्छी लगी कि आज तक उन्होंने किसी से भी ये बोल के वोट नहीं मांगे, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, इस आधार पे कभी भी वोट नहीं मांगी। तो आम आदमी पार्टी जाति और धर्म के आधार पे राजनीति नहीं करती, और ये चीज मुझे बहुत पसंद आई है, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को आपने चुना ऑब्वियसली, क्योंकि आम आदमी पार्टी। तो यस इन यस। दोनों की शख्सियत में आपको क्या अंतर लगता है, और अरविंद केजरीवाल ज्यादा क्या पसंद आया आपको उनमें मोदी जी से? अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो देश के विकास की बात करते हैं रूट से। ओके। आप दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में स्कूल्स की बात होती है, स्कूल को कैसे बढ़ाया जाए, स्कूल की फैसिलिटी, सरकारी स्कूल सबने देख लिए होंगे, ऐसे प्राइवेट स्कूल में भी फैसिलिटी नहीं है जैसी सरकारी स्कूल में है। तो जो आम आदमी पार्टी तीन स्तंभ पे खड़ी है, यही बोलते हैं कि इंसानियत हो, इंसानियत के काम, हम ज्यादा से ज्यादा इंसानियत के काम करें। उसके बाद करप्शन ना हो बिल्कुल भी, है ना, करप्शन ना हो। तो भाई करप्शन को रोकने के लिए आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या काम कर रहे हैं। एक एमएलए को पंजाब में से हटा दिया जैसे पता चला, है ना। तो ये इंसानियत होगी, और उसके बाद ये चीज होगी। उसके बाद हमें शिक्षित भी करना है, हमें विकास भी करना है, उसके लिए स्कूलों पे काम कर रहे हैं। तो ये दो तीन स्तंभों पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है कि इंसानियत पे हम काम करेंगे, है ना। और हम इंसानियत का काम होगा, जो भी करप्शन फ्री कर देंगे हम, बिल्कुल भी करप्शन नहीं रहेगा। तो ये चीजें अगर खत्म हो जाए तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मोदी जी के बारे में बात की है, सबके मन में जो समझदार लोग होंगे उनको सबको पता है मोदी जी के बारे में क्या कहें। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उनको भी ये चीज करना चाहिए कि जाति और धर्म ना फैले, उसको रोका जाए किसी तरह, क्योंकि इसकी वजह से देश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान सिर्फ मुस्लिमों को हो रहा है, इसका नुकसान हिंदू को भी होता है। ईद के टाइम पे जो हिंदू की बिक्री होती थी, अगर 2 लाख की होती थी, तो वो 2,000 की भी नहीं हुई है। ये मेरे को पता लगा है मेरे सोर्स से। तो उसका नुकसान हिंदुओं को भी हुआ है। तो अगर हम जाति और धर्म की इन चीजों को छोड़ के देश के विकास के बारे में बात करें, जिस तरह से केजरीवाल जी करते हैं, तो शायद देश में और अच्छी और अच्छा होगा देश। आपने कई जगह आपने इस बारे में बात भी की, इसलिए मैं एक बार और फिर से पूछ लेता हूँ कि अग्निवीर पर आप क्या सोचते हैं? मतलब उस पे जो प्रोटेस्ट हुए उस पे आपने अपना रुख हाँ, बता दिया, देखो, लेकिन अग्निवीर का वो आपने फिर मेरा स्कीम के बारे में। हाँ, जी आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, जी जी जब बिल्कुल। जो लोगों ने गलत किया, मैंने गलत के लिए बोला, ट्रेन बिल्कुल जला दी है ना, बसें जला दी, वो हक मांगने का सही तरीका नहीं है। नहीं है। उससे देश को ही नुकसान हुआ है। एक तरफ तो हम अपने देश के लिए बोल रहे हैं कि हम देश में जॉब करेंगे, है ना, और वो उनका हक मांगने बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपने देश को खराब कर रहे हैं, वो चीज गलत है। दूसरा, अग्निवीर जो 4 साल की जो स्कीम हम लोगों ने बनाई है, एक तो हम्म, ये 4 साल की स्कीम ना सब पे लागू होनी चाहिए, चाहे कोई विधायक का बच्चा है, चाहे हम्म, कोई मुख्यमंत्री का है, चाहे प्रधानमंत्री का है, सबके बच्चे के ऊपर ये लागू होना चाहिए कि 4 साल के लिए वहां पे जाएं, ताकि उनके अंदर देशभक्ति आए। ये पॉइंट हम्म, आपको बताना भूल गया था कि आम आदमी पार्टी जो तीन स्तंभ में बात करती है, उसमें से एक देशभक्ति भी है। हम्म, देशभक्ति, इंसानियत और करप्शन फ्री, है ना। तो देशभक्ति आएगी, जो भी 4 साल में आर्मी में नौकरी, ये देशभक्ति मेरे अंदर इसीलिए आई है क्योंकि मैं आर्मी में 4-5 साल रहा हूँ। तो सबके जी लिए लागू होना चाहिए। उसके बाद जो लोग रहना चाहते हैं, बिकॉज अभी ये जो अग्निवीर की है, तो इसमें से वॉलंटियर्स जाएंगे, और वॉलंटियर्स कौन जाएंगे? जिनको नौकरी की जरूरत है,
जो सच में बिल्कुल। नौकरी करना चाहते हैं, जो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं। अब आप लोग उसमें से 25% को रख लोगे, 75% 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? जो राइट। आर्मी में रह लेगा भाई, उसकी तो शिक्षा भी खत्म हो गई, वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा, उसकी एज निकल जाएगी, वो दूसरे देश में नहीं कर जा पाएगा, आइल्स के पेपर नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी शिक्षा में गैप आ गया। तो करेगा क्या बेचारा? रेडी लगाएगा क्या? हाँ, उसके बाद हम इसमें क्राइम भी हो जाएगा। जिन बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलेगी 4 साल निकलने के बाद, उनको बंदूक चलानी आ जाएगी, बंदूक खोलनी आ जाएगी, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो किसी को लूट भी लेंगे, ऊंची छलांग मारनी आ जाएगी, तेज भागना आ जाएगा। तो हम तो एक तरफ से फिर क्रिमिनल भी बना देंगे। अभी देश का ये हाल हुआ हुआ, तो आगे क्या होगा? तो मेरी सोच ही है, बाकी सबकी अलग अलग है। नीरज भाई, एक इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि हम्म, अ, कुछ समय पहले तक 2000 का दशक अगर आप देखें या बॉक्सिंग देखें, हम्म, तो जो बॉक्सर्स प्रोफेशनल नहीं हो पाते थे या एमेचर नहीं हो पाते थे या सरकारी नौकरी जिन्हें नहीं मिल पाती थी, हम्म, वो इस रास्ते चले जाते थे। तो हम्म। अब कितना वो सीन बदला है आपके हिसाब से? जो क्राइम की तरफ आप बोल रहे हो, क्राइम की तरफ चले जाते हैं, वो सीन अग्निवीर के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके। अपने देश में किसी ने मुझे बताया था। हाँ, अग्निवीर की बात से ये बात जोड़ता हूँ कि ये बताया है अग्निवीर में कि 2029 में, आप भी समझदार इंसान हो, देखने वाले भी सब समझदार इंसान है, कि 2029 तक हमारे देश की 50% आबादी जो होगी वो युवा होंगे, जिनकी उम्र 25 साल से नीचे होगी। क्या आप मानते हो ये होगा? और मैं ये बोलता हूँ 2029 तक, आप 50% बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 10% भी युवा नहीं बचेंगे। आज के टाइम में हमारे देश में, मेरे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में, नॉर्थ हरियाणा में नशा सबसे ज्यादा फैल गया है। नशे को रोका नहीं जा रहा, तो नौजवान कहाँ से बच जाएंगे? दूसरा, रोजगार नहीं बचे हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो सब के सब विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए विदेश में जा रहे हैं। तो कैसे बच जाएंगे? नॉनसेंस बात कैसे कर सकते हैं हम कि 2029 तक 50% ऐसे लोग बच जाएंगे जिनकी उम्र 25 साल से कम होगी? तो ये तो गलत चीज है ना? और उसके बाद जो बच जाएंगे, अगर अगर वो अग्निवीर में चले जाएंगे, तो जब बॉक्सिंग में कामयाब नहीं हुआ इस तरफ चला गया, कुश्ती में कामयाब नहीं हुआ इस तरफ चला गया, पढ़ाई में कामयाब नहीं हुआ, जो इंजीनियर है काम नहीं हुआ, हैकिंग सिस्टम कर दिया, बैंक में से पैसे कैसे निकालने हैं वो शुरू कर दिया। अब जो अग्निवीर इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेके आएंगे, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है भाई आर्मी की, बहुत रगड़ देते हैं। तो वो जो लोग वहां से ट्रेनिंग लेके आएंगे, जब वापस आएंगे, 75% है ना, 100 में से 75 अगर वापस आ गए, तो वो लोग क्या करेंगे? आप खुद सोच सकते हो। जिस तरह से स्पोर्ट्स में कोई कामयाब नहीं होता, उनका तो फ्यूचर उनको बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। जी। फिर जी। वो लोग क्या करेंगे? क्राइम ही करेंगे। ठीक है, इस पर हमने विस्तार से बात की। एक आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बस के बगल में आप ब्रिज पर दौड़ रहे थे, वो ट्रेन स्विमिंग थी, वो करते हैं। ट्रेन वो अच्छा, ट्रेन ट्रेन, थी, हाँ ट्रेन हाँ, थी, ट्रेन। ट्रेम थी, हाँ। अचानक से ये फिल्मी स्टंट करने का कहाँ से भूत सवार हो गया? फिल्म स्टंट नहीं। मेरा उस दिन जो मेरा वर्कआउट था उस दिन पे स्प्रिंट्स लगाने का था, है ना? तो ओके। मैंने फिर कोच को बोला कि हम थोड़ा हिल वाला भी करेंगे, और ये 200 मीटर का ही ट्रैक बन रहा है। तो मैंने वो वहां से चलते हुए ट्रैम देख ली थी। क्यों ना मेरे को 15 शूट मारने थे, तो क्यों ना मैं हर बारी में ट्रैम के साथ भागू। तो मैं हर बारी ट्रैम के साथ भाग रहा था, क्योंकि कोई भागने वाला था नहीं साथ में, अकेले को मजा नहीं आता। तब फिर मैंने वो किया था, वो काफी वायरल हुआ इतनी फिल्म सीन की तरह वो लग रहा है देख के, बहुत भाई। बढ़िया। मतलब बैकग्राउंड वगैरह, रेड ट्रेन और वो सारी चीजें, हाँ, बड़ा हाँ, खूबसूरत सा लग रहा है। वो शेफील्ड का है भाई। अच्छा, अगले महीने स्टार्ट होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, 28 यस। जुलाई से। हाँ, अमित पंघल से ऑब्वियसली उम्मीदें रहेंगी। शिवा थापा, मैं मानता हूँ कि शिवा थापा के पास और भी ज्यादा एबिलिटी है जितना वो यस, दिखा पाए इंटरनेशनल स्टेज पर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। शिवा 2018 में राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए थे, अमित पंघल सिल्वर यस, जीता था यस। उन्होंने। आपको क्या लगता है इस बार हमारे चांसेस कैसे हैं, क्या हो? कॉमनवेल्थ गेम्स में जो टीम है अपनी एक्सपीरियंस वाले भी हैं, जैसे आपने बोला शिवा थापा सबसे पुराना बॉक्सर है, जी जी। रोहित टोकस है, वो भी बहुत पुराना है। शिवा थापा के पास 2 ओलंपिक का एक्सपीरियंस है, कॉमनवेल्थ जी गेम्स का है, जी। और यूथ में बहुत अच्छा किया हुआ है। अभी 2020 हम्म के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। अच्छा, अमित पंगाल का आपने बोला, और भी बाकी लड़के सर्विसेज से हैं, एक सुमित कुंडू हम्म बोल के लड़का है, काफी अच्छा हम्म। उसने किया है। बाकी सर्विसेज के लड़के हैं। तो कोच बॉक्सर्स के साथ जो कोचिज की टीम है, उसको मैं जबरदस्त मानता हूँ। जो नरेंद्र राणा कोच नवीन साहब हैं, राणा जी जी हाँ, जी। नरेंद्र राणा कोच साहब सर्विसेज के कोच रहे हैं, आर्मी के हेड हम्म, कोच रहे हैं पिछले 20 साल से। और अगर आप उनके रिजल्ट उठा के देखोगे, तो अगर टीम में नेशनल चैंपियनशिप के लिए 10 बॉक्सर गए हैं, तो 8 गोल्ड उनके होते थे।
तो वो टीम को तैयारियां करवा रहे हैं, वो टीम को तैयारियां करवा रहे हैं। अगर हमारे 8 बॉक्सर खेल रहे हैं तो मेरा मानना है कम से कम 8 से में से 8 के 2 मेडल आएंगे आएंगे, 2 गोल्ड होंगे, नहीं तो 6 मेडल हमारे पक्के हैं। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नरेंद्र राणा कोच साहब पे पूरा विश्वास है, उनके अंडर मैंने भी ट्रेनिंग की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मेरी बातें और भी बिल्कुल। होंगी शायद से इसके आगे। अब ये बताइए कि 2 तारीख को जो फाइट होने वाली है उसके लिए आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? 2 तारीख को जो मेरी फाइट होने वाली है वहां पे मेरे इंडियन बहुत कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, जो सिर्फ मेरे जानने वाले हैं वही लोग होंगे। थाईलैंड वाले बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन मैं फैंस को यही कहना चाहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मैं जितनी फाइट्स खेला हूँ लगभग 85% ओवरसीज ही खेला हूँ, और जहां पे जी। खेला हूँ वो, मान लो मैक्सिको में खेल रहा हूँ तो मैक्सिको के बॉक्सर के मैक्सिकन। साथ ही खेला हूँ, तो क्राउड पूरा उनके साथ होता है, लेकिन उसमें मेरे को मजा आता है कि क्राउड उसकी तरफ चिल्ला रहा है, वो ज्यादा अग्रेसिव होके मेरे ऊपर आएगा और मैं काउंटर अच्छे से खेल पाऊंगा। चलिए नीरज भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लल्लन थैंक यू टॉप भाई। आप देखते रहिए जरूर।